हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर फिर से स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हम यूज चला रहे थे उसे हम आज और करेंगे। देखो, ये आज का क्वेश्चन देखा था हम फर्स्ट में। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, आवेशित वस्तुओं के एक दूसरे पर बल लगने की क्षमता किसके अस्तित्व के कारण होती है, किसके अस्तित्व के कारण रहेगी। तो ये हमारी मतलब आवेशित वस्तु रहेगी। तो कोई भी आवेश के चारों ओर क्या रहता है, आवेश के चारों ओर मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र रहेगा, वो इस तरह से घूमेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो इसमें रहेगा। तो ये इस कारण से मतलब उसमें एक दूसरे से आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपने आप में क्या करेंगे, प्लस 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 क्या रहेंगे, और जो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते ही है, प्रतिकर्षित करेंगे। और जो माइनस प्लस और प्लस माइनस रहेंगे वो आकर्षित करेंगे, ठीक है। आवेशित वस्तुओं के एक वस्तु पर बल लगाने की क्षमता विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर, प्र, प्रवाहित होने वाली धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि कौन सी नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सी सदिश राशि नहीं है, देख, रेखीय संवेग क्या है, एक ये सदिश राशि है रेखीय संवेग। कोणीय संवेग भी एक सदिश राशि है। मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ये जो भी है सदिश राशि है। लेकिन एक क्या है, विद्युत विभव। आप इसको याद रखें, विद्युत विभव क्या है, ये सदिश राशि ये नहीं है, ठीक है। किसी चालक में विद्युत आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभव रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव, जो कि एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेखीय लाइन आवेश निम्न से दिया जाता है, रेखीय लाइन आवेश से निम्न से दिया जाता है। लाइन चार्ज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो, गॉस लॉ के कारण रहेगा। रेखीय आवेश निम्न से दिया जाता है, रेखीय आवेश किससे, रेखीय आवेश नियम गॉस के नियम के द्वारा दिया जाता है। किसके नियम से, गॉस के नियम। अब गॉस का नियम क्या है, देखो, ये गॉस का नियम ये बोलता है किसी एक बंद सर्किट में, ठीक है, बंद सर्किट में से गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स रहेगा वो किसके बराबर में रहेगा, चार्ज के बराबर, जितना उसमें घेरे हुए चार्ज के बराबर रहेगा। और इसमें आप ये फार्मूला आप याद रखिए इसको, ठीक है। ये क्लोज सर्किट का गॉस के नियम के द्वारा ये रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिक्स पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वेरिएबल पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस रहेगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऋणावेश होता है, और उसके ऊपर जो प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या रहता है, आवेशित रहता है। जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट वीडियो में भी, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये है एक नाभिक, और इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा में चारों ओर यहाँ कक्षा में इसमें घूमते हैं, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार रे हमारे पास रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन, ओम के नियम को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ओम का नियम इसके अनुसार से हमें निकालना, पॉइंट, इन पॉइंट के हिसाब से ओम का नियम कौन सा है तो वो दिखाना है हमें। तो ओम का नियम रहता है हमारे पास, ये पॉइंट ये वाला रहेगा, हमारा बी वाला राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है। ओम का नियम किसी बिंदु पर इस तरह से हमारे पास चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा। ओम का नियम किसी दूसरी पॉइंट फॉर्म ओम नियम है, और पॉइंट फॉर्म ओम नियम बेसिकली धारा घनत्व, करंट डेंसिटी और चालकता और कंडक्टिविटी और विद्युत क्षेत्र के बीच में रिलेशन होता है। तो ये हमारे पास रहेगा ई बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर काउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो आवेशों के बीच अलगाव बढ़ता है, दो आवेशों के बीच में अलगाव बढ़ता है, जैसे एक ये आवेश पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge when the separation between two charge increase, ठीक है। सेपरेशन दोनों के बीच में, तो वो क्या हो रहा है, तब आवेश की विद्युत क्षमता ऊर्जा में पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये हमें देखना, तो ये क्या हो जाएगा,
अलगा बढ़ेगा। देखो मैंने जहाँ बोला था आप लोग को, जैसे दो आवेश है उनके बीच में दूरी क्या है, डी रहेगी। ठीक है, अगर दूरी को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो बल रहेगा वो घट जाएगा। तो ये एई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्वात में दो आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है और आवेश क्रमशः एक आवेश ये है और एक ये है। ठीक है, 4 × 10⁸ है और 6 × 10⁵ 5 कूलम है। तो उसमें क्या पूछा है, ये देखते हैं हम क्या निकालना है। आगे इधर क्वेश्चन होगा और आधा इसमें ये दिया है इसका मान, और उसमें केरोसिन में उन्हें आवेशों के बीच की दूरी पर अतः क्रिया बल ज्ञात करना है। इसमें क्रिया निकालना है कि कितना उसमें लग रहा है, बल कितना लग रहा है। तो हमें 10 मीटर तो ये दूरी है सेंटीमीटर में, और ये हमारे पास मीटर में हो गया। और उसके बाद Q1 ये हमारे पास हो जाएगा, Q2 ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन रिलेटिव परमेबिलिटी ये हमारे पास है। ठीक है, दो। अब हम ये हमारे इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एफ निकालने के लिए क्या रहता है, एफ बराबर हमारे पास हो जाएगा Q1 और Q2 हो जाएगा। ठीक है, और डी स्क्वायर में दूरी रहेगा हमारे पास। ठीक, और उनके बीच में जो रहेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर 1 1 रहा तो इसका इनका मान, सब टोटल का मान 9 × 10⁻9 होता है ये। ठीक है, इसके गुना में करेंगे अपन। तो ये हमारे पास पूरा मान रखेंगे, तो 9 ये तो रख लिया हमने। फर्स्ट Q का मान हमने ये रखा। ठीक है, और Q2 का मान हमने ये रखा। ठीक है, बटे में ये कर लिया अपन। ठीक, तो उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है, निम्नलिखित चित्र पर विचार करें। ज्ञात है कि दो सकेंद्रित गोलीय गोल की सतह पर बराबर और विपरीत और एक समान रूप से वितरित आवेश होते हैं। भीतरी खोल की सतह पर कैसा विद्युत क्षेत्र होगा। भीतरी खोल की सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो ये हमें पूछा है। तो देखो, जैसे जैसे हम मतलब यहाँ से बढ़ते जाएंगे वैसे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है आर स्क्वायर में। तो हमारे पास कौन सा आंसर रहेगा, हमारे पास बी वाला आंसर राइट रहेगा। क्यू रहेगा बल बराबर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है। इसमें से किलोवाट आवर एनर्जी को मेजर करता है, ये तो सही है। ठीक है, और सेल्सियस राजा का नाम है, कैल्सियस ये तो नहीं हो सकता यार, ये यही नहीं होगा। बैलेंस व्हील वाट इन वार और न्यूटन बल की इकाई है। ठीक है, तो हमारे पास यही वाला हमारे पास रहेगा जो नहीं है, सही मैच नहीं करेगा। ठीक है, कैल्सियस एक टेम्परेचर की यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा ऊष्मा मापने की एक इकाई। ठीक है, और हमारे पास देखो, हवा में स्पार्क होने से पहले 10 लाख वोल्ट आवेश होने वाला एक पृथक व्रत जिसका ब्रेकडाउन कितना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना, 3 × 10⁴ वोल्टेज पर सेंटीमीटर होता है। इसकी त्रिज्या होगी कितनी है, इसकी त्रिज्या ये हमें इसमें निकालना रहेगा। ठीक है, इसमें हम देखते 10 लाख वोल्टेज है और ये हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना है, तो इसकी कितनी त्रिज्या है वो हमें देखना है। इसको त्रिज्या निकालने के लिए देखो, 10 लाख वोल्टेज हम देखने, इसको क्या करा अपन ने, ये कर लिया। वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें निकालना है, तो इससे हम निकाल लेंगे क्या है, 3 × 10⁻⁻1 वोल्टेज पर mm में। ठीक है, ये हमारे पास है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज बराबर हमारे पास किलो वोल्ट होगा और बटे में त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान निकालना है हमें, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है, किलो वोल्ट भी दिया है। ये हमने क्या रखा, वोल्टेज का मान ये हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, और उसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान हमने यहाँ पे रखा, ये वाला हमने रख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना है, ऊपर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला हमारे पास कट के हमारे पास 10 कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 ये पूरा ऊपर जाएगा, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये 1000/3 में बचेगा, इसको हम काट सकते हैं और आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक, राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्युत क्षेत्र परिभाषित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एस। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे हम उसको, इलेक्ट्रिक को पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस तो नहीं रहेगा। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ये हो सकता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब बल प्रति इकाई आवेश के रूप में ये हो सकता है। ठीक है,
बल प्रति इकाई आवेश के रूप में, विद्युत क्षेत्र बल प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, विद्युत क्षेत्र और बल और आवेश ये हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र कैसा है? विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का वेक्टर मतलब क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी करा, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और अणु किसके त्याग या अवशोषण से अपनी ऊर्जा स्तर बदल सकते हैं? तो ये हमारे पास हो जाएगा फोटॉन्स के द्वारा। ठीक है, परमाणु में क्या बोला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और अणु किसके त्याग या अवशोषण से अपनी ऊर्जा बदलता है? तो ये फोटॉन्स के द्वारा। ठीक है, फोटॉन्स के द्वारा ये परमाणु तथा अणु में निहित इलेक्ट्रॉन फोटोन का उत्सर्जन और अवशोषण करके अपने ऊर्जा स्तर पर परिवर्तन करते हैं ये। ठीक है, किसके स्तर पर? ऊर्जा स्तर पर अपना इसमें परिवर्तन करते हैं ये। वोल्ट जेमैन स्थिरांक वोल्टता का परिवर्तन किसके साथ प्रदर्शित करता है? तो वोल्टेज में स्थिरांक वोल्टता का परिवर्तन दाब के साथ प्रदर्शित करता है। ये दाब के साथ परिवर्तित करता है, तो ये हमारे पास रहेगा इसके साथ प्रदर्शित करता है, दाब के साथ। वोल्टेज स्थिरांक वोल्टता का परिवर्तन किसके साथ परिवर्तित होता है? तो ये दाब के साथ परिवर्तित हो जाएगा हमारे पास। किसके साथ होगा? ये दाब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान, कौन सा? एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तो गतिमान आवेश ये वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। गतिमान आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स अगर स्थिर रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिए। वो पूछ सकता स्टैटिक चार्ज रहेगा वो किसको उत्पन्न करेगा, वो पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। और गतिमान रहेगा वो दोनों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब बल का आयाम निकालने के लिए हमें पूछा है। ठीक है, डायमेंशन फोर्स। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम बल पहले देखेंगे। बल क्या होता है हमारे पास? बल की परिभाषा द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ठीक है, तो अब हम त्वरण को लिखेंगे। त्वरण एम तो ये हमारे पास आ गया, एम मास क्या होता है? केजी में होता है। लेकिन त्वरण की हम पहले देखते हैं। त्वरण को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या है त्वरण की? एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये हमारे पास क्या होगा? केजी का तो एम आ जाएगा। ठीक है, और मीटर का एल आ रहा, और सेकेंड का टाइम माइनस में इसलिए क्योंकि ये ऊपर जाएगा। जैसे कि एम एल होगा, उसके बाद फिर सेकेंड में टाइम को, इसको टाइम है नहीं, टाइम टू रहेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, निम्नलिखित में से किसके समान वित्तीय सूत्र है? क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन फार्मूला? सेम डायमेंशन फार्मूला किसके समान है इसमें से बोला है। तो इसमें देखो, वर्क और एनर्जी में सेम है क्या? तो नहीं है ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्स और मोमेंटम संवेग इसमें भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद पूछा है वर्क एंड एनर्जी और इम्पल्स और मोमेंट, ये हमारे पास क्या है? दोनों की दोनों पूरी की पूरी तरह से, मतलब तीनों, इस दोनों का ऑप्शन एक साथ है। तो ये हमारे पास याद रखना कि इनके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से आपस में सेम रहेगा। तो ये तीनों को याद रखिए। जैसे कि वर्क की डायमेंशन ये हमारे पास है। ठीक है, और ऊर्जा की डायमेंशन ये, और ये कैसा है? सेम है। ठीक है, किस तरह से ये और ये सेम है, और ये हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? एक जूल प्रति कूलाम कहलाता है। एक जूल के प्रति कूलाम में क्या है? एक जूल, जूल पर, यहाँ पे देखता हूँ, जूल पर कूलाम क्या होता है? वोल्ट रहता है, तो इसकी यूनिट वोल्ट आना चाहिए। देखते हैं अभी हम आगे क्या है इसमें। ठीक है, ये ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आवेश क्यू का एक आवेशित कण खालिस्तान धारा के अक्ष पर एक v वेग से घूम रहा है। कण पर चुंबकीय बल है। कण के ऊपर चुंबकीय बल क्या रहेगा? ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो, एक आवेश तो क्या है? आवेशित कण ये हमारे पास खालिस्तान धारा के अक्ष पर एक v वेग से घूम रहा है। कण पर चुंबकीय बल कितना रहेगा? तो हमारे पास जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, कैसा रहेगा? जीरो हो जाएगा। किस कारण से होगा? देखो,
एक आवेशित Q का एक आवेशित कण एक सोलोनाइट धारिता धारा के अक्ष पर एक विवेक से घूम रहा है। कण पर चुंबकीय बल शून्य होगा। कैसे शून्य है? क्योंकि बल का सूत्र ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। इस कारण से फाई जो एंगल रहेगा उसका मान क्या रहेगा? जीरो होगा। तो इस कारण से जितना भी इसमें जीरो इसका मान रहेगा, इसका मान जितना भी रहेगा उसको गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसलिए हमारे पास जीरो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है, वेन ए चार्ज वेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब भी एक आवेशित कण एक विद्युत विभव में गमन करता है तो आवेशित कण विद्युत विभव में गमन करता है तो क्या होगा? आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में घूमेगा तो क्या होगा? तो इसमें यह हो जाएगा हमारे पास कि जो कण रहेगा ऊर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है। कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा उसमें। जब भी एक आवेशित कण एक विद्युत विभव में गमन करता है तो कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है इसमें, ठीक है। कैसा? गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास हो जाएगा, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या है? विभवांतर ये हमारे पास है। विभवांतर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। क्या है? अदिश राशि ये हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। विभवांतर अदिश राशि है। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के वोल्टेज अंतर को कहते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेशों को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को और उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर 1 वोल्ट रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एम्पियर पर सेकेंड खाली स्थान की इकाई है। एम्पियर पर सेकंड क्या है? देखो, क्यू बराबर आई और टी होता है। ये एम्पियर पर सेकंड मतलब आवेश की इकाई हो जाएगी है, ठीक है। कहाँ है आवेश? चार्ज। ये हमारे पास डी वाला आंसर राइट होगा हमारे पास। देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, एई में पूछा गया, बीएसएनएल टीटीए में पूछा है इसमें, ठीक है। अलग अलग है। तो आवेश को क्या करते हैं? आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द वैलेंस सेल ऑफ आइटम कैन हैव। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब जो परमाणु का संयोजी सेल में धारण करता है, ठीक है। कितने धारण करेगा इसमें? तो ये हमारे पास हो जाएगा 18। 18 कैसा रहा? देखो, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो कि परमाणु मतलब इसमें रहेगा का संयोजन सेल धारण करता है 18 होती है। किसी भी परमाणु की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन का कहलाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक रहती है, ठीक है। जो परमाणु के अंदर रहेगा उससे अधिक रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द डिवाइस विच डस नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑन इट्स सो इन। जिस डिजाइन पर आवृत्ति निर्भर गुणों की अपनी स्थिति नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो, राइट आंसर हमारा कौन सा आ रहा? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आवृत्ति डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी? जैसे इसमें हमारे पास क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर जैसे जैसे 2π/f(L) हो सकता है, 1/2π/f(c) होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये क्या? XL का मान है और ये क्या है? XC का मान हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास रहता है। प्रतिरोध आवृत्ति से मुक्त होती है। प्रतिरोध पर आवृत्ति का कोई भी मतलब प्रभाव नहीं होता है। और संधारित्र और जो प्रतिघात रहता है उसके ऊपर क्या रहेगा? उसके ऊपर रहेगा जैसे ये XC हो गया और XL, ये इसका मान, इनके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रहेगी। जैसे कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। और इसमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ XL का मान भी बढ़ेगा इसमें। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखते हैं हम, थ्री चार्ज फॉर क्यू और क्यू एंड क्यू आर इज स्ट्रेट लाइन दो पोजिशन 0 और A/2 है हमारे पास एंड A रिस्पेक्टिवली। रिजल्टेंट फोर्स एट क्यू विल बी 0। इसमें तीन आवेश 4Q और Q है इसके पास, ठीक है। 4Q और कैपिटल Q और स्मॉल Q एक सीधी रेखा में क्रमशः इसमें रखे दूरी पर रखिए। इसको Q पर
शून्य बल, इसके ऊपर शून्य बल है। लगेगा जब Q का मान कैसा होगा, तो Q का मान हमारे पास किस तरह से रहेगा, इसको हमें देखना है। तो कैसा रहेगा, तो ये हमें मान लगेगा, इसको हमें इस फार्मूले से इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये राइट आंसर आएगा, Q का मान हमारे पास माइनस किस तरह से रहेगा, जब ये आवेश 4Q और Q के बीच में लगने वाला बल इसमें हम निकालेंगे, और ये Q और कैपिटल Q के बीच में लगने वाला बल इससे हम निकालेंगे, इससे इसको दोनों को हम करेंगे, दोनों को प्लस हमने करा, इसको और इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस Q में आएगा, तो ये हमारे पास नहीं, उसमें जीरो बल लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोले में कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा बोला है, आवेशित खोखले गोले में। तो अब मैं पहले भी इस रिलेटेड क्वेश्चन बोला था, जैसे कि ये गोला है, चालक है, इसके बीच में जो रहेगा सेंटर पॉइंट, इनर पॉइंट में जीरो रहता है, ठीक है। इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ठीक। तो देखो इसको, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अतः किसी भी मतलब आवेश के चारों ओर वह स्थान या क्षेत्र जिसमें कि अन्य आवेश विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अन्य आवेश रहेगा वो जो विद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो अब अंदर की साइड तो वो कोई भी मतलब नहीं करेगा, तो ये हमारे पास इंटरनल में कोई भी नहीं होगा। और जो आउटर रहेगा उसमें इस तरह से रहेगा, जैसे दूरी बढ़ने के साथ में स्क्वायर में वो कम होता जाएगा, और आवेश का मान अगर हम बढ़ाते तो उसके प्रोपोर्शनल में वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। आवेशित खोखले गोले में इंटीरियर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, 0.5 कूलाम से आवेशित छर क्या है, छर्रे को 2000 वोल्ट विभवांतर क्षेत्र में त्वरित किया गया तो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा किस प्रकार से होगी, तो ये बातें हैं गतिज ऊर्जा हमारी। तो ये हम देख लेते हैं इसको, किस तरह से हम करेंगे इसको। देखो, गतिज ऊर्जा तो हमें क्या लिखना है, गतिज ऊर्जा अ, होगी, इसमें पूछा है। देखो वोल्टेज दिया है और ये दिया है, तो ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा निकालना है हमें। देखो, तो ऊर्जा निकालने के लिए ये वाला सूत्र हम यूज करेंगे। वोल्टेज दिया है हमारे पास, और आवेश का मान भी, चार्ज का मान भी दिया है। चार्ज का मान कितना था, ये हमने चार्ज रखा, और ये हमने वोल्टेज को रखा यहाँ पे, ठीक है। इसका इसमें गुना करेंगे तो ये वोल्टेज आएगा इसमें, ठीक है। ये इधर आ गया हमारे पास, इधर की साइड, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। इसको जीरो को हटाएंगे, ये पॉइंट को हटाया तो हमने 1/10 करेंगे, तो जीरो से जीरो एक कट जाएगा हमारा, इसका गुना हम इसमें करेंगे, तो 5 दूनी 10, और 2 10 लिखा हमने, 2 जीरो, ये तो ये इतने जुला जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, n संख्या की छोटी बूंदें जो समान आकार की है, वो समान विभव से आवेशित है, सम्मिलित होकर एक बड़ी बूंद बनती है, उसका विभव होगा। तो है बड़ी बूंद बनते हैं तो उसका विभव कितना होगा, वो पूछा है हमें, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे इससे। बड़ी बूंद का आयतन कितना रहेगा, बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंद की एन, जितने छोटे बूंद रहेगा उसमें गुना करेंगे उस आयतन के बराबर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब बड़ी बूंद का आयतन निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, और छोटी बूंद का आयतन निकालने का, लेकिन एन कितनी है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम टू सेम है, ठीक, आयतन निकालने के लिए। तो हम इससे इसको काट लिए, 4/3 को तो हम काट लिए, पाई से पाई को काट लिए, आर कैपिटल में हमारा, और ये आर स्मॉल में है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये वाली, ठीक। तो आर इक्वल टू हम ये करेंगे, इसको स्क्वायर का हम इधर की साइड ले आते हैं यहाँ पे, तो 1/3 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, बड़ी बूंद का आवेश हम क्या निकाल रहे, क्यू बड़ा लिखा, और एन गुणित क्यू लिख लिया हमने, ठीक। और छोटी बूंद का विभव, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया। अब बड़ी बूंद और छोटी बूंद को हम करेंगे, तो हमारे पास ए वाला ये राइट आंसर आ जाएगा हमारा, इसको निकाल लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से ये निकल आएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें देखते हैं, इसमें भी, इसमें क्या है देखो, एक चालक में चार कितना 4 एम्पियर धारा व चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, 4 एम्पियर धारा है इसमें, और इलेक्ट्रॉन चार्ज की संख्या ये दी है, कूलाम है, कितना चार्ज है, इतने हैं। तो एक क्रॉस सेक्शनल से प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालना है, प्रति सेकंड बहने वाले, ठीक है। तो अब मैं पहले क्या बोला था, क्यू बराबर हमारे पास क्या होगा, क्यू बराबर होगा एन ई बराबर आई और टी होता है, और सी और वी होगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद Q बराबर A निकाला हमने, और I बराबर ये हमारे पास हो गया। I बराबर क्या होगा, I बराबर हम इसको करेंगे, I बराबर तो Q बटे ये होगा। ठीक है, तो हम Q की जगह A नहीं रख लिया, हम ये रखेंगे। ठीक है, अब हमें 4 एम्पियर का करंट है हमारे पास। ठीक, और उसके बाद टाइम कितना है, 1 सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने रखा, और ई का मान कितना था, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस, इसमें दिया है ये वाला, इतने चार्ज है ये। अब हमें पूछा है यहाँ पे निकालना, हमें एन का मान निकालना है, तो एन हम ये निकाल दिए। ठीक है, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, क्यों, इसमें करंट दिया था एक्चुअल में, इस कारण से हमारे पास ये आ रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अणु में इलेक्ट्रॉन खालिस्तान के कारण रहता है, अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस कारण से रहता है। तो इसमें एक फोर्स लगता है आपस में, यह रहता है कूलाम बल के कारण, जो मतलब फोर्स लगता है इस कारण से वो रहता है। ठीक है, जैसे कि अणु में इलेक्ट्रॉन कूलाम बल के कारण होता है, रहता है, और इस नियम के अनुसार दो आवेशित बिंदु के बीच में जो बल लगेगा, आवेशों के सामर्थ्य मतलब दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और दोनों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम एनालॉजी टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एनालॉग्स टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में टेम्परेचर किसके एनालॉग्स होता है। तो ये हमें पूछा है, तो इसको हम देखते, देखो ये हमारे पास देखो, इसमें हम सब टोटल को देख लेते हैं, एनालॉजी में अलग अलग देखते हैं, जैसे कि चार्ज है किसके, हीट फ्लो के, तो इसके रहेंगे, और करंट इसके हो जाएंगे, और वोल्टेज टेम्परेचर क्या होगा, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की इसमें हो जाएगा। तो ये हमारे पास थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी में टेम्परेचर वोल्टेज के एनालॉग्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्मल नॉइस इज ड्यू टू रैंडम, खालिस्तान के कारण तापीय शोर होता है, तो किस कारण से तापीय शोर रहता है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण रहता है, किसके, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ये हमारे पास रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण तापीय शोर होता है, इलेक्ट्रॉनों के नियम पूर्वक रैंडम गति के कारण किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न शोर थर्मल शोर या व्हाइट शोर या जॉनसन शोर कहा जाता है। तापीय शोर का विश्लेषण काइनेटिक सिद्धांत पर आधारित है, और यह दर्शाता है कि कणों का तापमान अपनी आंतरिक गतिज ऊर्जा व्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक है, किसके कारण, गतिज ऊर्जा व्यक्त करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ में अपवर्तन इंडेक्स लगभग खालिस्तान के बराबर होता है, खालिस्तान के बराबर होता है। तो एक ये क्या रहेगा हमारे पास, ये होगा विद्युत परागम्यता के डायरेक्टली उसमें रहेगा। ठीक है, इंडेक्स के बराबर रहेगा हमारे पास। एक पदार्थ अपवर्तनांक इंडेक्स से लगभग विद्युत प्रगम्यता के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र खालिस्तान को डिफ्लेक्ट करता है, विद्युत क्षेत्र किसको डिफ्लेक्ट करेगा हमारा, तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट बीम्स, तो ये हमारे पास हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही वो रहेगा आई थिंक। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, तो ये हमारे पास डी वाला आंसर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को डिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों को मतलब प्रोटॉन को भी डिफ्लेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो ये आप याद रखिए, न्यूट्रॉन को नहीं कर रहा है, ओनली दो, क्योंकि इस, हाँ ये बात सही है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को ये डिफ्लेक्ट करेगा, इस बात को ध्यान रखें आप। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर में कंफाइन करने के लिए इसकी संबंधित गति प्रकाश की गति से खालिस्तान होती है, सी वाला, तो कैसी रहती है, अधिक होती है। ठीक है, कैसी रहती है, फॉर ए इलेक्ट्रॉन टू बी कंफाइंड टू ए न्यूक्लियर इट्स स्पीड रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट वुड हैव टू बी, तो ये हमारे पास रहेगा, अधिक रहेगी। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर में कंफाइन रहने के लिए इसकी संबंधी
गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। कैसे? प्रकाश की गति से अधिक होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कूलाम नियम में स्थिरांक के कूलाम नियम में स्थिरांक के मीटर पर फोर्स का मान होगा, तो ये हमें पूछा है। तो देखो, मीटर पर फोर्स इसमें क्या है, एफ बराबर हमारे पास 1/2 क्यू और डी स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। और के में आ रहा है, तो हमारे पास देख सकते हैं हम इसको, ये वाला हमारे पास, इसको याद रखिए के का मान, और ये हमारे पास हो जाएगा। अगर 1 1 रहेगा तो हमारे पास 9 × 10⁻9 होगा। कूलाम के नियम एक स्थिरांक, ये हमारे पास 9 × 10, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा? डी वाला राइट आंसर होगा। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम किस तरह से लागू होता है? रेजिस्टेंस सर्किट में और रिलेक्टिव सर्किट में लागू हो सकता है ये, और रेजिस्टेंस रिलेक्टिव, ठीक है, और नॉन दूसरे में नहीं लागू होगा, ठीक है। तो सी वाला आंसर हमारा रहेगा। ओम का नियम रहेगा जहां पे लीनियर सर्किट रहेगा उसी में लागू होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जूल पर कूलम किसकी इकाई? जूल पर कूलम एक वोल्टेज की इकाई है, ठीक है। पोटेंशियल बोलते हैं जिसे हम, वोल्ट की इकाई रहेगी, ठीक। आगे हम देखते हैं, जैसे वोल्टेज की इकाई जैसे ये, वोल्टेज बराबर किया गया कार्य बटे चार्ज रहता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है और आवेश c है, कूलम में और शांत अवस्था से विभवांतर v वोल्टेज में गमन करता है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसकी गतिज ऊर्जा कैसी है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो सी किया गया कार्य, तो क्या होगा? किया गया कार्य ये हमारे पास होगा, और किया गया यह कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। गतिज ऊर्जा 1/2m v² में रहेगा, और ये ईवी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जुड़ रहेगा किया गया कार्य, इस प्रकार से ये हमारे पास होगा। इसमें क्या बोला था? जिसका द्रव्यमान m है और आवेश E कूलम, और शांत अवस्था में विभवांतर V वोल्ट में व्यक्त किया गया है इसको, तो ये हमारे पास ईवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं हम, 120 तो कूलम हमारे पास आवेश को 5 वोल्ट से गुजरने के लिए आवेशित ऊर्जा कैसे होगी? 120 कूलम आवेश को 5 वोल्ट से गुजरने के लिए आवेशित ऊर्जा कितनी होगी? तो ये हमारे पास देखना है इसको। देखो क्या होगा, Q बराबर होगा CV होता है हमारे पास, Q बराबर CV होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है हमारे पास? जो किया गया कार्य है, वोल्टेज बराबर जूल बटे क्यू रहेगा। तो इसमें क्या है, 120 तो कूलम है हमारे पास, ठीक, और 5 वोल्ट है, तो इसमें आवश्यक ऊर्जा कितनी रहेगी वो निकालना है हमें, तो दोनों में इसमें गुना करेंगे हम। तो 100 यहाँ पे कर लेते हैं, 120 गुणित 5 कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा इसके गुना होगा, 0 का 0 और 12 पंजे कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 60 करे, तो ये 600 आ जाएगी। 600 कहाँ? बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर की इकाई क्या है वो हमें देखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या रहेगा, विभवांतर की इकाई क्या रहते हैं? विभवांतर की इकाई हमारे पास चार्ज, तो आवेश, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, तो हम इसमें कोई भी नहीं रहेगा। विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है एक्चुअल में, और वोल्ट तो जूल बटे कूलम भी रहती है इसकी इकाई, ठीक है, जूल बटे कूलम भी होती है, ठीक। तो ये हमारे पास दो आंसर इसमें रहता, तो वो राइट आंसर रहता। विभवांतर वह वोल्टता है जो परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात किसी चालक में विद्युत आवेश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में लिया गया कार्य और आवेश की मात्रा के अनुपात, मतलब उनको हम विभवांतर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक वोल्ट आवर, एक वाट आवर कंटिन्यूअस है, क्या है, वाट जूल होते हैं। तो ये वाट आवर कितने जूल रहेंगे हमारे पास? एक वाट आवर बोला है, एक वाट आवर हमें, किलो वाट आवर नहीं बोला, एक वाट आवर बोला है, इसको ध्यान देना हमें। एक वाट आवर बराबर कितने जूल होगा? 3 × 10⁻³ रहेगा, 3.6 इंटू 10⁻³ रहता है, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3600 जूल होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, और आगे देखते हैं, ये वाला हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 101 पे आए हम, निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई की एमकेएस और एसआई प्रणाली में सामान्य इकाई किसकी, मतलब सेम यूनिट है? तो जूल पर सेकेंड हमारे क्या है,
वोल्टेज की इकाई सेम है दोनों के ऊपर। सॉरी, जूल पर सेकंड हमारे किसकी इकाई है, हो जाएगी हमारे जूल पर सेकंड शक्ति की मात्रा हो जाएगी। और जूल पर, जैसे जूल पर गुलाम रहती है हमारे वोल्टेज की होती है। ठीक है, सेम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप इन। ठीक है, इसमें एमकेएस जूल पर सेकेंड इकाई है, एमकेएस और एसआई दोनों में सेम रहेगी है। ठीक है, ये हमारी शक्ति की इकाई हो गए। और ऊर्जा की इकाई निकालने के लिए ऊर्जा की जूल हो जाए, ऊर्जा ये हमारे पास आए। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। यदि एक चालक से 10 सेकेंड में 120 कूलाम आवेश प्रचलित होता है तो चालक में प्रवाहित धारा कितना होगा, एक सेकेंड में इतना। तो अब मैं क्या बोलता, Q बराबर I और T होता है, तो हमें I निकालना है। I निकालने के लिए हम करेंगे Q बटे T होगा। तो आवेश कितना 120 है और टाइम कितना 60 सेकेंड है, तो जीरो से जीरो कटा और ये इससे, तो 2 एम्पियर इसमें जाएगी धारा, है ना, 2 एम्पियर इसमें जाएगी। तो 2 एम्पियर हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज, दो मतलब दो चार्ज के बीच में आकर्षण बल लगेगा तो आवेश के मात्रा के पूर्णतः समानुपाती होता है। ठीक है, और आवेश मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ चार्ज, साइज पे तो नहीं डिपेंड करता है, नॉन ऑफ दिस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज रहेगा ज्यादा उतना ज्यादा रहेगा वो आवेश। ठीक है, तो ये हमारा ए वाला राइट आंसर रहेगा, जैसे इस सूत्र के द्वारा, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था ये वाला। ठीक है, ज्यादा इसको मैं अब लिख के नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। दो आवेशित कोणों के मध्य आकर्षण बल का मान आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम आगे बढ़ गए। ठीक, इसमें किलोवाट आवर इज द यूनिट, किसकी यूनिट है बोल रहा है, तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, ये एनर्जी क्यों का है, किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। देखो इसमें क्या है, एनर्जी की का ए वाला राइट आंसर आ जाएगा। अब किलोवाट आवर से रिलेटेड हम देखते हैं पॉइंट्स को। देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर मतलब हम किलोवाट को हम वाट में करा तो 1000 का हम उसमें गुना कर दिए, और आवर है 1 आवर। ठीक है, 1 आवर को अगर हम सेकंड में करा तो ये कर देंगे, जैसे कि सेकंड को, आवर को 60 मिनट होते, मिनट को हम सेकंड में करेंगे तो इसका गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, इसको और इसके अकॉर्डिंग हम अगर इसको हम लिखते हैं तो 36 × 10⁵ क्यों लिख रहे हैं हम, तो ये हमारे पास 5 जीरो है, ये तीन इधर और ये दो, इस कारण से हम इसको 36 × 10⁵ या फिर ऐसा भी आता है 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, वाट सेकेंड में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच में अनुपात क्या होगा, तो वोल्टेज, जैसे वोल्टेज बटे धारा बराबर क्या रहता है हमारे पास, रेजिस्टेंस रहेगा। तो रिमेन कांस्टेंट हो सकता है, इसमें कांस्टेंट एक ही है, कांस्टेंट है जो कि किसी भी मटेरियल का अपने आप में वो गुण है जो कि मतलब उस धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा है, वो है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। किसी बंद परिपथ में मतलब राइट आंसर ये हमारा, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, ओम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, ये हमारा लीनियर सर्किट में ये होता है प्रोसेस, जितने वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी करंट बढ़ती जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अ, एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तब क्या होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी वाला। फोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करेगा तो ये क्या रहेगा, फोटॉन मतलब जब ऑब्जर्व करेगा या फिर इमिट करेगा, दोनों चीज में से कोई भी एक रहता है, इमिट और ऑब्जर्व करेगा, तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा तो किस तरह से फोटॉन को उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करता है, जब मतलब सहसंयोजी बंध टूटने से उस बंध से संबंधित इलेक्ट्रॉन अपना एक स्थान छोड़कर मुक्त हो जाता है, अर्धचालक पदार्थ में इधर उधर भटकने लगते हैं और इस स्थान द्वारा रिक्त स्थान हॉल कहलाता है। यह एक धनात्मक आवेश की भांति व्यवहार करता है और अपने आसपास आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता इसमें रखता है ये। ठीक है, कैसे आसपास आने वाले इसमें क्षमता इसमें रखता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखो, निर्वात की सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है, निर्वात की बोला है, ठीक है। तो निर्वात की कितने, एक होते हैं इसके, जो रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम की क्या रहेगी, एक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो बिंदु आवेश जिन पर एक कूलम आवेश है और ये 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य में लगने वाला बल। तो बल निकालने के लिए हमें एफ बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। तो एफ हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, इधर किधर। तो कितने कूलम है, एक कूलम है, और 3 मीटर दूरी का स्क्वायर करेंगे, तीन तीन नौ, तो एक बटे 9 हो जाएगा हमारे पास, गुणित इसका हम कॉन्स्टेंट लेंगे, 9 गुणित 10 की घात 9 होगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास 10 की घात 9 हमारा राइट आंसर डी वाला रहेगा, ठीक है। कौन सा वाला है, राइट आंसर डी, डी वाला हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्य इकाई का जूल में मान होता है, वाणिज्य इकाई का। तो मैंने जैसे आपको बोला था, 36 गुणित 10 की घात 5 होगा, अगर इसको हम 3 गुणित 3.6 करते हैं, गुणित 10 की घात 6 करेंगे, तो ये हमारा, तो इसमें से कोई मैच कर रहा, 3.6 इंटू, तो ये ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है, खालिस्तान के रूप में विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ये किस रूप में परिभाषित करेंगे। तो देखो, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित करेंगे, विद्युत क्षेत्र को प्रति इकाई आवेश के रूप में, विद्युत क्षेत्र को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को प्रति इकाई आवेश को रूप में हम इसको परिभाषित करेंगे। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर वह बल स्थान जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, जा सकता, उस आवेश को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, किसको, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट है 1/E0, नियम के अनुसार फ्लक्स गुना कुल आवेश होता है, किस नियम के अनुसार। तो ये हमारे पास हो जाए गॉस के नियम के अनुसार, ये होता है हमारे पास, ठीक है। गॉस का नियम क्या बोलता है, जैसे कि इस नियम के अनुसार जो रहेगा, E 1/E0 गुना कुल आवेश के रहेगा, ठीक है। जो इस नियम के अनुसार जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो किसके, इस आवेश के बराबर रहेगा, ठीक है, आवेश इसके बराबर रहेगा, ठीक। और यह तभी संभव है जब किसी बिंदु पर पृष्ठ निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का गुना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। हम आगे बढ़ते, देखो यहीं तक हम करेंगे और ये आगे हम इनको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो अवश्य लाइक करें, क्योंकि आने में कंटिन्यू अभी मैं थ्योरी के भी लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेके आ रहा हूँ। तो आप मतलब इससे बहुत आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले, या फिर एलपी की एग्जाम आने वाली है, आरआरबी जेई की एग्जाम आने वाली है, एमपी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उन्होंने वैकेंसी बहुत सारी निकाली है। और अभी व्यापम ने भी सब इंजीनियर का जो कैलेंडर है उसमें जारी कर दिया है, जो नवंबर में उसकी एग्जाम लेने वाला है। तो आने वाले 2025 में नवंबर में एग्जाम ले सकता। तो कम से कम हमें, कम से कम समय है, जितने हो सके कोशिश, अब हम जल्दी से जल्दी पूरे क्वेश्चन यूथ कंपटीशन से रिलेटेड, हम, मेरा टारगेट ये है कि 5 से 6 हजार जितने क्वेश्चन है पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। उसके बाद कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर ले इसके ऊपर, ठीक है। और आपको वीडियो जो भी कोई भी देखता है, अभी या बाद में देखोगे आप, कभी भी देखोगे, तो इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।